Good morning, student. Good morning, everybody. Again, good morning to all. My dear student, आप सबको पता है कि इस समय हमारा पूरा देश कोविड-19 की चपेट में है। इसकी वजह से हमारे देश का पूरा सिस्टम एक डिस्टरबेंस को फेस कर रहा है। उस सिस्टम में एजुकेशन भी एक सिस्टम है जो किसी देश के डेवलपमेंट की पहली इकाई है, किसी देश की डेवलपमेंट की पहली कड़ी है। आज कोविड-19 की वजह से हम बहुत सारे लोग कोशिश करके भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम घर में हैं। इस समय हमारी यही जिम्मेदारी है, इस समय हमारी धर्म भी यही है और हमारा कर्म भी यही है कि हम घर में रहें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। तो मेरी सिंसियर एडवाइस है, प्लीज़ आप सब लोग घर पर रहो, घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखो और दूसरे को भी सुरक्षित रखो। दूसरी बात, जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड तो है, लेकिन हम इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसलिए हमारा पूरा फैकल्टी आज से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रही है आपको। हमारी और आपकी, हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सिचुएशन को फेस करते हुए जो बेटर से बेटर हो वो देश के लिए कर सकें, देश के हक में कर सकें। इसलिए हमारी और आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम कर सकते हैं वो करें। आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना। तो आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस को हमें और आप दोनों को एक इफेक्टिव बनाना है। इससे जो आउटपुट आए वो आउटपुट उतना ही हो जितना हमें ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू होता है। इसकी जो इफिशियंसी है उसको क्या करना है, हमें पीक पर रखना है। जितना पीक पर हमारी इफिशियंसी होगी, हमारा और आपका जो भी ट्रांसमिशन है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो बेटर होगा। इसलिए अब हमारा सबसे पहला फंडा यही है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसको हम इफेक्टिव कैसे बनाएं, उससे 100% इफिशियंसी कैसे आउटपुट करें। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ स्टेप फॉलो करना है आज से, अभी से और हमेशा के लिए। क्या? स्टेप नंबर 1 क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1, पहला आपको ये करना है कि जो भी आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है, जो भी आपको चैप्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं, सारे लेक्चर से आप विजिट करें, सारे लेक्चर को आप विजिट करें, सारे लेक्चर को आप पढ़ें। सेकंड स्टेप नंबर सेकंड स्टेप क्या करना है आपको जो भी लेक्चर कराया जा रहा है उस लेक्चर के हर पॉइंट्स को आपको समझना है। और ये तभी हो सकता है, इसके लिए आप लेक्चर टाइम पर, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय अपनी एनसीईआरटी बुक साथ रखें, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में हैं मैं आपको बता दूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझा दूं आपको। इससे हमारा आपका टाइम बच जाएगा। तीसरी अहम चीज़, तीसरा स्टेप जो है वो प्लीज़ ये है कि आपको जिस समय
लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा हो, जिस समय आपको ट्रांसफर किया जा रहा हो लेक्चर, प्लीज उस लेक्चर को उसी टाइम फिनिश करें, उस लेक्चर को उस टाइम करें। ऐसा ना अरे यार बहुत दिन है, हाँ पूरा दिन ही बचा है, कर लेंगे कभी, 40 मिनट का वीडियो तो है, ऐसा नहीं करना है, हमें तुरंत फिनिश करना है, ठीक है। और स्टेप नंबर 4, हर लेक्चर में जो भी आपको समझाया जा रहा है, जो भी आपको थ्योरेटिकल पॉइंट बताया जा रहा है, उस पॉइंट को समझें, उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। जब समझ में आ जाए तो उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन भी करें। हर लेक्चर की प्रॉपर नोट्स बनानी है आपकी। ऐसा नहीं कि ये वीडियो है कभी देख लेंगे, क्या नोट्स बनाना, ये वो क्या करना, ये सारी चीज़ नहीं। आपको क्या करना है, हर लेक्चर की प्रॉपर नोट्स बनानी है। ये सारे काम अगर हम करेंगे तो नो डाउट हमारा काम बेहतर होगा, हमारे काम की एफिशिएंसी भी क्या होगी, बेहतर होगी। तो प्लीज़ आज से स्टार्ट करते हैं 12th क्लास जो केमिस्ट्री है उसका, 12th क्लास केमिस्ट्री, इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर कौन सा बताओ, दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का ये लेक्चर 1 है, दैट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सॉल्यूशन, इसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग कॉपी पेन सब कुछ लेके तैयार हो जाओ और इस चैप्टर को स्टार्ट करिए आप लोग, दैट इज फर्स्ट लेक्चर L1, ठीक है। आपको करना क्या है, आप हर लेक्चर को आप नोट करोगे और जैसे ही कोई लेक्चर स्टार्ट होता है उसका जो फर्स्ट पेज है आपको छोड़ देना है, आपको अगले पेज से स्टार्ट करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब लेक्चर हो जाएगा उस लेक्चर के लास्ट में जो भी चीजें होगी सारी चीज की मैं समरी दूंगा, वो समरी आपको लेक्चर के फर्स्ट पेज पर होना चाहिए, जहां पर आप लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो उसी पेज पर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप एक पेज छोड़कर स्टार्ट करिए, लेक्चर 1, हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सॉल्यूशन, तो समझना सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस का एक मिक्सचर है। क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 सबस्टेंस। तो दो बात समझ में आई, ये क्या है, मिक्सचर है। तो लिखता हूं सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 सबस्टेंस। ये दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस का मिक्सचर है। तो क्वेश्चन मन में आता है, अच्छा मतलब यदि हम किसी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करें तो जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर क्या होगा, सॉल्यूशन। ये हमेशा होगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमेशा नहीं होगा। फिर जैसे मान लो कि आपने क्या ले लिया, शुगर ले लिया और आपके पास वाटर है। आपने शुगर और वाटर ये दो चीज को मिक्स किया और आपने क्या किया, एक मिक्सचर बना लिया। ये आपको एक मिक्सचर मिल गया। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा? अगर मान लो कि हमारे पास शुगर है, सेकंड हमारे पास साल्ट है और वाटर है। अगर इन तीनों को मिक्स करें
तो एक प्रकार का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो क्या ये मिक्सचर सॉल्यूशन है? अगर ये मिक्सचर है तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? इसके लिए जरूरी है कि किसी भी मिक्सचर को सॉल्यूशन होने के लिए जरूरी बात है वो सॉल्यूशन क्या हो, सॉरी वो मिक्सचर क्या हो, होमोजीनियस हो। क्या हो? दैट इज मिक्सचर क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। फॉर अ मिक्सचर टू बी सॉल्यूशन द नेचर ऑफ मिक्सचर मस्ट बी होमोजीनियस। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। एक नया टर्म आ गया, होमोजीनियस। इसका क्या मतलब? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आप जिन चीज को मिला रहे हो, जैसे मान लो एक सबस्टेंस है और दूसरा सबस्टेंस है, आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, मिक्स करने के बाद जो बनेगा वो मिक्सचर कहलाएगा। अब ये मिक्सचर होमोजीनियस होगा कि नहीं, इसके लिए क्या है, जैसे आपने शुगर मिलाया, शुगर क्या बताओ, सॉलिड होती है। कैसी होती? सॉलिड। और वाटर कैसा होता है? लिक्विड। ये दोनों अलग अलग फेज में है, एक सॉलिड फेज में है, एक लिक्विड फेज में है। अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो अलग अलग फेज में हैं, यदि उसको मिक्स करें और मिक्सचर बनने के बाद सारे के सारे कंपोनेंट एक ही फेज में हो तो उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। नहीं समझे? बताओ, शुगर कैसा था? सॉलिड। वाटर कैसा? लिक्विड। आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक मिक्सचर बनेगा। बताओ मिक्सचर का नेचर कैसा है? जो मिक्सचर बनेगा कैसा होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस? लिक्विड। लिक्विड। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो ये लिक्विड बनेगा, क्या इस लिक्विड में आपको चीनी सॉलिड के फॉर्म में होगी, शुगर सॉलिड के फॉर्म में होगी? नहीं। कैसी थी ये? सॉलिड। लेकिन कैसे कन्वर्ट होगी? लिक्विड। ये लिक्विड था, ये भी कैसा होगा? लिक्विड। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद जो नई चीज बने उसमें सारे एक ही फेज में हो। दो अलग अलग चीजें थी, सॉलिड एक लिक्विड, लेकिन दोनों इस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। यहां पे आप शुगर, साल्ट और वाटर मिलाओगे, शुगर कैसा होता? सॉलिड होता है। साल्ट कैसा होता है? ये पाउडर के फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। लिक्विड, ये वाटर क्या होता है? ये लिक्विड होता है। आप जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें सारे कंपोनेंट, शुगर, साल्ट, वाटर किस फेज में होंगे? लिक्विड फेज में है। क्योंकि सारे कंपोनेंट एक ही फेज में है तो ये कहलाएगा क्या? होमोजेनियस मिक्सचर। अगला एग्जांपल समझो। आपने क्या लिया? शुगर ले लिया। आपने क्या लिया? सॉल्ट। आपने क्या लिया? वाटर ले लिया। और आपने क्या किया? इसमें नींबू निचोड़ लिया। एक क्या हो गया? यहां पे हमारा लेमन भी हो गया। शुगर किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में। सॉल्ट किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। और लेमन भी क्या है? लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड के फॉर्म में मिक्स किया है। अब आप बताओ मेरे, जब इन सारी चीजों को, कितने चीजें होंगी बताओ? 1 2 3 4, इसमें 4 कंपोनेंट होंगे और चारों कंपोनेंट अलग अलग हैं। सॉलिड में है, लिक्विड में, अलग अलग हैं, अलग अलग फेज में है। आप इन दोनों को सभी को मिक्स करोगे, प्रॉपरली आपने मिक्स कर लिया। जब प्रॉपर मिक्स हो जाए तो मिक्स होने के बाद क्या आपको सॉलिड दिखेगा उसमें? क्या उसमें सॉल्ट दिखेगा? वो सॉल्ट भी लिक्विड फेज में आ गया। शुगर दिखेगी? नहीं, शुगर भी एक ही फेज, किसमें आ गया? लिक्विड फेज में। लेमन भी नहीं दिखेगा, वाटर भी नहीं दिखेगा। सारे के सारे क्या? एक फेज में हो गए। किस फेज में? लिक्विड फेज में। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें प्रेजेंट प्रत्येक कंपोनेंट एक ही फेज में एग्जिस्ट करता हो, उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो फार लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। इसमें
मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या? होमोजीनियस का मतलब क्या? ऑल द कंपोनेंट, लिखिएगा, ऑल द कंपोनेंट्स of the mixture, all the component of the mixture must be in a single phase। दूसरी बात, पहली कंडीशन, कोई भी मिक्सचर होमोजेनियस कब होगा? जब उस मिक्सचर में प्रेजेंट सारे कंपोनेंट एक ही फेज में हो, तो उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी कंडीशन क्या है? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? सुनो ध्यान से। अगर मान लो कि हमने एक मिक्सचर बनाया, क्या मिलाया बताओ? साल्ट मिला दिया। कैसा था बताओ? सॉलिड, ठीक है। दूसरा बनाया, इसे मिला दिया लेमन, ये क्या बताओ? लिक्विड है। तीसरा, इसमें एल्कोहल मिला दिया, क्या बताओ? एल्कोहल, ये भी क्या बताओ? लिक्विड। और फोर्थ मिला लिया वाटर, ठीक है। आपको पता है इन सारी चीजों को प्रॉपरली आप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर बनेगा। अब आपको पता है कि ये सारे जो मिक्सचर होंगे, उस मिक्सचर में सारे कंपोनेंट एक ही फेज में हैं, तो जाहिर सी बात है होमोजीनियस मिक्सचर है। अब मेरे को ये बताओ, जब ये पूरे कंपोनेंट सॉल्ट, लिक्विड, एल्कोहल, वाटर, जब हमने सारे कंपोनेंट को प्रॉपरली मिक्स कर लिया, तो मिक्स करने के बाद यदि हम चाहें कि उस मिक्सचर में से वाटर को अलग कर लें, केवल वाटर को, वाटर क्या था? टेस्टलेस था। या हम चाहें कि यार उस मिक्सचर में से हम अपने शुगर को निकाल लें, क्या निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। निकाल पाएंगे? क्या चाहेंगे कि यार उस पानी में जो लेमन का टेस्ट है, जो लेमन वाला टेस्ट है, उसको मैं अलग करना चाह रहा हूं, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या उसमें एल्कोहल अलग कर लेंगे? नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपरली सारे मिक्स होंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर उस मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट हैं, अगर उस कंपोनेंट को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट ना कर पाए, तो वो सॉल्यूशन क्या होता? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉरी, वो मिक्सचर क्या होता? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरी बात तो लिखना क्या होगा? ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी इन अ सिंगल फेज। सेकंड, all the component could not be separated by any physical method, ठीक है। तो ऐसा कोई मिक्सचर क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। अब 2 or more than 2 सब्सटेंस, एक नया टर्म ये है। मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जिस भी सब्सटेंस को हम मिक्स कर रहे हैं, वो सारे सब्सटेंस आपस में केमिकली इनरिएक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? केमिकली इनरिएक्टिव means substance participating in solution must be non-reacting। क्या होना चाहिए? non-reacting होना चाहिए। सारे कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो भी सब्सटेंस आप मिक्स कर रहे हो, उस सब्सटेंस का अपना एक कंपोजिशन होगा, अपना एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी, अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। जैसे आपने साल्ट को मिलाया, तो साल्ट कैसा होता है टेस्ट में?
उसका टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है। आपने उसमें शुगर मिलाया, उसका टेस्ट कैसा होता है? उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। तो उसके कुछ कंपोजिशन है। तो कहा जाता है कि जिस भी आप सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो उस सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, और मान लो चेंज भी हो तो वो एक लिमिट के तहत हो, वो एक लिमिट के अंदर हो। ठीक है, तो क्या अगला कंडीशन क्या होनी चाहिए? द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस नॉट बी चेंजेबल। लिखिएगा, द कंपोजिशन कैन बी वेरिएबल within a certain limit, within a certain limit। क्या बताया मैंने? अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका कंपोजिशन नहीं बदलना चाहिए। अगर मान लो बदल भी रहा है तो वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल द कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर मस्ट बी इन अ सिंगल फेज। ऑल द कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कुड नॉट सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। और उसमें जो भी कंपोनेंट होना चाहिए उसकी क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? वो आपस में रिएक्टिंग ना हो। और दूसरी बात, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज ना हो, यदि चेंज हो तो विद इन अ सर्टेन लिमिट हो। तो ये चार चीजें हमारी इस सॉल्यूशन के डेफिनेशन में आएगी। तो लिखिएगा, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, हमारा पढ़ाने का दो मकसद है। अगर आप बोर्ड लेवल पे हो तो आपको चीजें रटी होनी चाहिए, और थोड़ा सा आप कंपटीशन भी चाहते हो तो आपको चीजें जो भी आप रट रहे हो, जो भी चीजें आप रट रहे हो उसको समझ में भी आना चाहिए। लिखिएगा सॉल्यूशन की डेफिनेशन, लिखिएगा प्लीज। A solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. Two or more than two substances which are chemically non-reacting and whose composition cannot oblique can be variable up to a certain limit. हेडिंग डालिएगा, नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। नेमिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। नेमिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना। लिखो नहीं, रुक जाओ, समझ लो। समझो,
देखो क्या है, यदि मान लो कि हमारा कोई ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमने दो चीज मिक्स किया है, सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2, तो उस दोनों सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक, अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें तीन चीज मिली हो, तीन चीज मिला हो, जब दो चीज था तो कोई एक सॉल्यूट हो गया, कोई एक सॉल्वेंट हो गया। जब दो से ज्यादा चीजें हैं तब किसको सॉल्यूट बोलें, किसको सॉल्वेंट बोलें? सीधा सा फंडा है, कोई भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 4 कंपोनेंट हो, चाहे 10 कंपोनेंट हो, कितनी भी कंपोनेंट हो, उसमें केवल एक कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा, बाकी बचे हुए सारे कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? जैसे मान लो आपने ये तीन चीज मिक्स किया है, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज चाहिए चाहिए चाहिए, वो बात की बात है, तीनों चीजों में से कोई एक ही चीज सॉल्वेंट होगी और बाकी दो चीज क्या होगी, सॉल्यूट होगी। आपने ऐसे 4 चीज मिक्स किया है, 4 चीज मिक्स कर आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, उन चारों कंपोनेंट में से केवल एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसे आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट, बाकी तीनों क्या करेंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें नेमिंग ऑफ कंपोनेंट में लिखना, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन लिख लेना 1, तो उसमें 2 नाम लिखेंगे, एक लिखेंगे सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, इसमें लिख सॉल्वेंट लिखना क्या होता है, लिख सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा, क्या होगा, क्या बताया मैंने, केवल एक कंपोनेंट, only one component of solution, only one component of solution should be considered as solvent, and remaining all components considered to be as solute, considered to be as solute। बात समझ में आई? होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से सब्सटेंस का, उन सब्सटेंसों में किसी एक सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, बाकी सबको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, सॉल्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा 1 है, कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही है। जैसे जंगल में क्या होगा, जंगल का राजा हमेशा एक ही होता है, क्या, शेर। जंगल में बहुत सारे जानवर हैं लेकिन जंगल का जो किंग है वो क्या है, लायन। इसका मतलब है उस जंगल में जो कुछ होगा उसको डिसाइड कौन करेगा, लायन। दैट इज, कोई सॉल्यूशन कैसा होगा, क्या होगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द सॉल्वेंट। लिखिएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन is decided by solvent, solvent। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट एक मैटर है। सॉल्वेंट क्या है, एक सब्सटेंस ही तो है, कोई मैटर होगा। आपको पता है कोई भी मैटर फिजिकली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कितने स्टेट में, 3।
दुनिया की कोई भी सब्सटेंस, दो छोड़ दो, दो और स्टेट होती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बता रहे हो सर, क्या 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 बोल क्या रहे हो, क्या बोलना क्या चाह रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो देखो इधर देखो, आप दुनिया में जितने भी सब्सटेंस देखते हो, जितने भी मैटर देखते हो ना अपनी आंखों से ना, जैसे आप आंखों देखते हो, ये क्या है, ठोस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, जितने भी सब्सटेंस को देखते हो, आपको जो फिजिकल विजन होता है, उस फिजिकल विजन के बेसिस पर टोटल 5 स्टेट में पाया जाता है। कितनी स्टेट होती है सब्सटेंस की, मैटर की? 5। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। 5 स्टेट होती है, एक सॉलिड, एक कौन सी? लिक्विड, एक कौन सी? गैस, चौथी कौन सी? प्लाज्मा, और 5th दैट इज बोस आइंस्टाइन, दैट इज बोस आइंस्टाइन। ये जो तीनों स्टेट हैं ऊपर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, इट एग्जिस्ट एट नॉर्मल कंडीशन। ये कब होती? नॉर्मली हमें मिल जाती है, लेकिन these 2 स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट ओनली एट अ एक्सट्रीम कंडीशन। आप कोई ऐसी जबरदस्ती कोई ऐसी कंडीशन बनाओगे, उस कंडीशन पर ये 2 चीजें मिलती हैं, लेकिन नॉर्मली ये 3 स्टेट में पाया जाता है। तो सॉल्वेंट भी क्या एक मैटर है, कि सॉल्वेंट के 3 स्टेट हो सकती है। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड फेज में है, इस सॉल्यूशन को होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है, तो इसे बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट गैस फेज में है, तो इसे बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो किंग क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट की या तो सॉलिड फेज में होगा, लिक्विड फेज में होगा, गैस फेज में होगा। तो अगर हम बात करें, कोई सॉलिड सॉल्यूशन है, जो सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सही है ना स्पेलिंग? इंग्लिश की क्लास पढ़ने आए हो? हाँ, सुनाई पड़ रहा है ना? समझ में आ रहा है? इंग्लिश कुछ लिख लो, समझ में आई बात? हाँ चलो ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक होता सॉल्वेंट, एक क्या होगा बताओ? सॉल्यूट। हमने बताया था जो सॉल्यूशन का नाम है वो कौन डिसाइड करे? सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा? सॉलिड फेज में होगा, लेकिन सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड भी हो सकता है। सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड, ये दोनों मिलके एक टाइप सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्वेंट तो सॉलिड है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, हमारा दूसरा सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये सॉल्वेंट क्या हो? सॉल्वेंट तो सॉलिड ही, क्योंकि नाम क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। ये गैस भी हो सकता है, ये तीसरा सॉल्यूशन। इस प्रकार सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 टाइप हो सकते हैं। एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो, दूसरे सॉल्यूट लिक्विड में फेज में हो, और तीसरा सॉल्यूट गैस फेज में हो। ठीक है, 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, ये पहला सॉल्यूशन था, दूसरा सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं। अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का, तो जाहिर सी बात ये सॉल्यूशन है, तो 2 कंपोनेंट होंगे। एक क्या होगा बताओ? सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। नाम क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फेज में,
तो सॉल्वेंट यहां क्या होगा, लिक्विड होगा, लेकिन सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। एक फोर्थ टाइप का सोल्यूशन बन गया, 3 यहां से चौथा हुआ। सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, ये क्या होगा, 5th टाइप। इसका बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है, आजकल तो वैसे बंद चल रहा है, लोगों की जुगाड़ नहीं बन पा रही होगी, समझिए होगी। लोग क्या करते हैं, पानी में क्या मिलाते हैं, दारू, उल्टा बोल दिया, दारू में क्या मिलाते हैं, पानी। तो दारू क्या है, लिक्विड, पानी भी क्या है, लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हो गया। समझ में आई बात। अगला, ये क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड, सॉल्यूट क्या हो, गैस। इसका भी एग्जाम्पल अच्छा है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, लिक्विड फेज में होती ना। जब आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलोगे आपको गैस निकलेगी, फिज निकलती वहां से, जो गैस होती, कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। तो भी एक प्रकार का सोल्यूशन है, ये 6 टाइप का सोल्यूशन है। 3rd सोल्यूशन कौन सा बताओ, गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन समझ गए, समझ गए क्या। सॉल्वेंट क्या होगा बताओ, गैस, सॉल्यूट क्या होगा बताओ, ये बदल सकता है साहब। सॉल्यूट तो इसके कोई धर्म नहीं है, हाँ इसका ना धर्म है ना इसका कोई, समझिए। हाँ ये क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ये 7वां टाइप सोल्यूशन, 8 टाइप सोल्यूशन और 9 टाइप सोल्यूशन, ठीक है। तो टोटल जो होते हैं, टोटल वी हैव 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन, टोटल वी हैव 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन। लिखिएगा, आप लिख लिया होगा आपने वहां पे, नीचे लिखिएगा, वी हैव टोटल 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन, वी हैव टोटल 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन which is written as following, written as dash, उसके बाद कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपके लिए काम है कि आप क्या करो, आपका काम ये है, आपके लिए होमवर्क है, आपको इस सब के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सबके एग्जाम्पल्स आपको सर्च करो, चाहे यूट्यूब पे सर्च कर लो, चाहे गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, इस सब के एग्जाम्पल्स आपको इसके आगे लिखना है, ठीक है। अब हमारा जो ये चैप्टर सोल्यूशन है, उसमें कौन सा सोल्यूशन पढ़ते हैं, लिक्विड सोल्यूशन। किसमें पढ़ेंगे, कौन सा सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। नीचे लिखो, इन चैप्टर सोल्यूशन, इन टॉपिक सोल्यूशन, इन टॉपिक सोल्यूशन वी मेनली डील्स विथ लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, इसकी बात करें लिक्विड सोल्यूशन की, जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समझ में आई बात। हेडिंग डालिएगा लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। फिर आपसे मैं कह रहा हूं, सबसे गुजारिश यही कर रहा हूं, प्लीज हर पॉइंट्स को नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप नोट डाउन किए रहोगे तो फ्यूचर में आप इसे देख सकते हो, ठीक है। आगे हम किसकी बात करें, दैट इज लिक्विड सोल्यूशन की। ये तो मुझसे लिखा नहीं जाता ना, लिक्विड सोल्यूशन दिख रहा है सबको, क्या हुआ, नहीं दिख रहा है, चश्मा लगा लो। लिक्विड सोल्यूशन, उस चश्मे को पहले सैनिटाइज कर लेना, समझ में आई बात। हाँ, उससे पहले सैनिटाइजर से अच्छे से वॉश कर लेना, फिर लगाना। पता नहीं तुम कहाँ रखे हो,
चलो, लिक्विड सोल्यूशन। अब देखो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है, जाहिर सी बात इसमें सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। सॉल्वेंट लिक्विड है ना? लेकिन किस स्टेट में? सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। लेकिन जो सॉल्यूट है उसका पता नहीं है, वो सॉल्यूट सॉलिड में हो सकता है। किस में हो सकता है? सॉल्यूट सॉलिड में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम यूरिया इन वाटर, 10 ग्राम यूरिया इन वाटर, दैट इज, यहां यूरिया क्या होता है? सॉलिड। और वाटर क्या है? मतलब ये लिक्विड है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है और उस लिक्विड सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट क्या है? अलग अलग है। दोनों कंपोनेंट क्या है? अलग अलग है। मतलब एक सॉलिड एक लिक्विड, तो सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड होगा। सॉल्वेंट क्या? लिक्विड होगा। लेकिन अगर मान लो कि, तो क्या रखना है? अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट में एक कंपोनेंट सॉलिड है, तो सॉलिड हमेशा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। सॉलिड इज ऑलवेज सॉल्यूट। लेकिन यह भी हो सकता है कि जो दोनों कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के, वो दोनों कंपोनेंट क्या हो? लिक्विड फेज में हो। लिक्विड फेज में हो, लिक्विड फेज में हो। जैसे मान लो कि हमारे पास लेमन का जूस हो, गर्मी चल रही ना, लेमन का जूस और हमारे पास वाटर हो, ठीक है, दोनों लिक्विड में। अब किसको सॉल्वेंट मानेंगे? किसको मानेंगे? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। देखो, तुम्हें गलत कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जनता क्या बोलती है कि किसी सॉल्यूशन में जिसका कंपोनेंट ज्यादा, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो क्या होगा? सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम वाटर, तो आपने क्या बोला? सर ये 10 है, ये 100 है, तो 100 ग्राम वाटर है, तो ये ज्यादा है तो इसलिए सॉल्वेंट है, ये कम है तो ये क्या? सॉल्यूट है। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया। मैंने बोल दिया कि 500 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम वाटर, 500 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम वाटर। अब बताओ किसका अमाउंट जा रहा है? इसका। ये तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? सॉल्यूट होना चाहिए। क्यों? तुम तो यही बोलते हो कि सर किसी सॉल्यूशन में जो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका कम होता है वो सॉल्यूट होता है। यहाँ पे क्यों नहीं? जो तुम पढ़े हो वो सही है। कब? जब सॉल्यूशन के सभी दोनों कंपोनेंट किस में हो? लिक्विड फेज में हो। अगर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट लिक्विड फेज में है, सॉल्यूट भी लिक्विड में है, सॉल्वेंट भी लिक्विड में है, दोनों लिक्विड फेज में है, तब जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। लेकिन यदि दोनों का कंपोनेंट अलग अलग है,
दोनों का कंपोनेंट अलग अलग है। यूरिया यहां पे क्या है, यूरिया क्या है, यहां पे सॉलिड है, वाटर क्या है यहां पे लिक्विड है। यहां पे यूरिया क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है यहां पे लिक्विड है। अगर किसी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड, तो कोई कितना भी अमाउंट में हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो सॉलिड फेज में होगा वो सॉल्यूट होगा। नहीं समझ में आई बात? अगर एक सॉलिड में है दूसरा लिक्विड में है तो दोनों का अमाउंट मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? सॉलिड फेज वाला हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, लिक्विड फेज वाला हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। समझ में आएगा? तो अगर तुम्हें नहीं पता है ये तो तुम उल्टा कर दोगे ना, ये बेसिक चीजें हैं, तो भूल जाना वो कॉन्सेप्ट कि किसी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। ये कहां है बताओ, ये कहां सही है? जब दोनों कंपोनेंट क्या हो, लिक्विड हो। लेकिन अगर एक कंपोनेंट सॉलिड है तो सॉलिड ही सॉल्यूट होगा। ठीक है, सॉलिड ही सॉल्यूट होगा। अगर मान लो कि अब ये तो समझ में आ गया कि लिक्विड सॉल्यूशन में, अगर मान लो कि लिक्विड सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट क्या हो, सॉलिड हो और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड हो, तो हमेशा सॉल्यूट कौन सा होगा बताओ, सॉलिड वाला। ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। हमेशा सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड। दूसरी बात क्या हो सकती है, दोनों कंपोनेंट लिक्विड में हो, ये भी कंपोनेंट लिक्विड हो, ये भी कंपोनेंट लिक्विड में हो। अगर दोनों कंपोनेंट लिक्विड में हैं तो जिस लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा वो लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। बात क्लियर? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक गैस में हो और दूसरा लिक्विड में हो, क्योंकि कौन सा सॉल्यूशन चल रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन में चल रहा है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट तो लिक्विड होना ही चाहिए, दूसरा कंपोनेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी हो सकता है। तो अगर सॉलिड है तो ऑलवेज सॉल्यूट, लिक्विड है तो वो लिक्विड सॉल्यूट होगा जिसका अमाउंट कम होगा, और जिसका अमाउंट ज्यादा हो क्या होगा, सॉल्वेंट। लेकिन अगर एक गैस है एक लिक्विड है तो गैस हमेशा क्या होगी, सॉल्यूट होगी, लिक्विड हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर तुम्हें ये ना पता हो ना, तुम यहां भी तुम छोटे से क्वेश्चन गलत कर दोगे। मैं अगर पूछूं 10 ml CO2 प्रेजेंट इन 100 ml कोल्ड ड्रिंक, तो बच्चा क्या बोलेगा, सर ये 10 ml है, ये 100 ml है, ये ज्यादा है, ये कम है। कम वाला क्या हुआ, सॉल्यूट, ज्यादा वाला सॉल्वेंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उल्टा कर दूं, 100 ml CO2 प्रेजेंट इन 10 ml कोल्ड ड्रिंक। अब तुम्हारा फंडा अगर वही है तो तुम क्या, अगर तुम वही समझते हो तुम क्या करोगे, तुम्हारा आंसर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जो कि क्या होगा, गलत। तुम इस बार क्या बोलोगे, सर ये होगा सॉल्वेंट, ये क्या होगा, सॉल्यूट, जो कि गलत है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करेंगे, जो दोनों कंपोनेंट है उसका नेचर देख के। अगर दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं, क्या हो सकता है, एक कंपोनेंट सॉलिड हो सकता है, दूसरा गैस हो सकता है। एक कंपोनेंट सॉलिड तो सॉलिड हमेशा सॉल्यूट। अगर गैस है एक कंपोनेंट तो गैस इज ऑलवेज सॉल्यूट। अगर दोनों कंपोनेंट लिक्विड फेज में है तो जिस लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, जिसका कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक है,
ठीक है। एक चीज रह गई बताने को आपको, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा, मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन ये रह गई तो दोबारा बता रहा हूं। इधर ध्यान से देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट हो जाए, 1 2 3 कंपोनेंट हो जाए, A B और C, 3 चीज को मिला के एक सोल्यूशन बनाए, उसे क्या बोलते हैं? टर्शियरी सोल्यूशन। अगर 4 चीजें बने, A B प्लस C प्लस D, उसे बोलेंगे क्वार्टरनरी सोल्यूशन। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, बट वी हैव मेनली थिंक्स अबाउट बाइनरी सोल्यूशन। इस चैप्टर में हमेशा किसकी पढ़ना है? बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। समझ में आई बात? हेड डालेगा बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन क्या होगा? दोज सोल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट, ओनली 2 कंपोनेंट। अब बाइनरी सोल्यूशन कौन सा? ब्रैकेट में क्या? बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन। इसका मतलब अब बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। जो दोनों कंपोनेंट हैं उसमें एक कंपोनेंट तो हमेशा लिक्विड फेज में होगा। क्यों? क्योंकि हम बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। जबकि दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैस में हो सकता है। ठीक है। तब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट। कर लोगे? 100% कर लोगे? ओके। नेक्स्ट हैंड डालेगा some important term related to binary liquid solution। ये सोल्यूशन है ना, स्मार्ट लोग लिखते कहाँ ज्यादा ना। चलो, ये क्या है? सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन। तो पहले हम क्या करेंगे? इस टर्म की लिस्ट बनाएंगे और एक एक टर्म को समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना। फर्स्ट टर्म दैट इज परसेंटेज मास। लिखिएगा परसेंटेज मास। ठीक है। या इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज बाय मास, मास परसेंटेज बाय मास, या इसी को बोलते हैं परसेंटेज मास बाय मास, या इसी को बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तो हमने एक ही चीज को 4 तरीके से बोला है। पहला क्या बोला? बताओ, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। इसी को बोलते हैं परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वेट बाय वेट, एंड परसेंटेज एंड मास परसेंटेज। 3 चीज हुई क्या? और जो भी चीजें, पहला क्या बताओ? मास परसेंटेज,
या इसे बोलते हैं परसेंटेज मास, या इसे बोलते हैं परसेंटेज मास बाय मास, या परसेंटेज वेट बाय वेट। इन चारों चीजों को लिखने का जो तरीका है दैट इज परसेंटेज W अपॉन W। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, चाहे परसेंटेज बाय मास हो, चाहे मास परसेंटेज हो, चाहे परसेंटेज मास बाय मास हो, या परसेंटेज वेट बाय वेट हो, चारों चीज को लिखते कैसे, इससे। सेकंड टर्म वॉल्यूम परसेंटेज। लिख दूं नहीं तुम लोग कहोगे क्या क्या लिखते रहते हो। वॉल्यूम परसेंटेज, क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। इसको बोलते हैं या वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज वॉल्यूम, या इसी को बोलते हैं, या इसे बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, दैट इज परसेंटेज V अपॉन V। सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, या इसी को तीसरा नाम है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज परसेंटेज वेट अपॉन V, परसेंटेज W बाई V। ठीक है, तीन टर्म हो गया। फोर्थ टर्म लिखिएगा यहां से, फोर्थ टर्म पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसी को बोलते हैं पीपीएम, पीपीएम। ठीक है, फिफ्थ इसी में कर लेते हैं, फोर्थ में दो पॉइंट कर लेते हैं, ए और बी। दूसरा होता है पार्ट्स बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इसी को बोलते हैं पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक, पार्ट्स पर बिलियन। फिफ्थ टर्म हटा दो, इसको बोलो, हटा दो। अरे तुम्हारे हाथ में पूरी दुनिया कंट्रोल में है, जिसको चाहो तुम वैसे उसको डांस कराओ, जब चाहो उसको आगे पीछे करके तुम कर सकते हो क्या। फिफ्थ, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गई, घर में बैठे रहो, जिसको चाहो वैसे नचाते रहो, कभी पीछे कर लिया, कभी आगे कर लिया, क्या है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना मोल, मोल। सिक्स टर्म मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। सेवेंथ मोल फ्रैक्शन, सेवन मोलरिटी, द साइन इज कैपिटल M, मोलरिटी
या इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं। चलो बाद में समझेंगे, अभी लिख लो मोलरिटी। 7th के बाद 8th, दैट इज मोलालिटी। इसमें RITY है, इसमें LITY, मोललिटी। दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। 9th टर्म है, दैट इज नॉर्मलिटी। इट इज रिटन एज कैपिटल N, नॉर्मलिटी। और 10th आपको जो टर्म पढ़ना है, रिलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर आज का जो क्लास है उसमें टोटल इंट्रोडक्टरी क्लास था। अब आपकी जो ये चैप्टर है यहीं से थोड़ा सा कठिनाई की तरफ मूव करेगा। कठिनाई इन द सेंस, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आपको ये चैप्टर भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आई बात? इसके थ्योरेटिकल पोर्शन तो तुम कर लोगे किसी ढंग से, लेकिन जहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगेंगे ना। अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसे दे दिया, क्या अब क्या करूं मैं, कहाँ सर पटकूं। समझ में आई बात? कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगली जो क्लास होगी मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आज मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूं, आगे की क्लास यहीं कंटिन्यू होगी। प्लीज़ आप हर क्लास को अटेंड करो, हर क्लास को प्रॉपर समझो, प्रॉपर पढ़ो और इसकी प्रॉपर नोट्स बनाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, एक दूसरे को सुरक्षित भी रखो।